Hello everyone. So double sigma or summation is one of those topics which really scares most of the students, and students generally tend to skip this topic while studying binomial theorem. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि स्पेसिफिकली जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है. ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं. आपके सामने बच्चों लिखा हुआ है एक क्वेश्चन जो कि डबल समेशन का ही है, दो सिग्मा है, और उसके अंदर दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, दो द्विपद गुणांकों का गुणन लिखा हुआ है. ऑलराइट, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्विक संकलन. और ये वाला क्वेश्चन आईआईटी जेईई में ईयर 1983 में पूछा गया था. उस टाइम पर बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आने वाले टाइम में इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी फ्रेम किया जा सकता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है. अब डायरेक्टली अगर मैं इसके बारे में बातें करने लग जाऊं तो शायद आप लोगों को ना समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों का बेस बिल्डअप कर देता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड. अब यहां पर मैं आपसे अज्यूम करूंगा कि आपको कुछ स्टैंडर्ड समेशंस याद होने चाहिए. कुछ मानक योगफल ऐसे हैं जो आपको बच्चों क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए. जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि सिग्मा सी आई इज इक्वल टू 0 से n लिखा जाए. ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि सी आई इज एज गुड एज एनसीआई. ठीक है, एनसीआई को लिखने का यह भी तरीका है कि गरीब आदमी ने क्या किया कि अपने मार्कर की इंक बचाने के चक्कर में इस एन को यहाँ पे नहीं लिखा. ऑलराइट, तो एनसीआई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जेईई वाला नोटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करता है. ठीक है, अगर यहाँ पे आर होता तो उसको हम लोग क्या स्टडी करते? एनसीआर. तो बेसिकली सी आई का समेशन अगर लिखा हुआ है और वेरिएबल आई जो है वो 0 से n तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? C0 प्लस C1 प्लस C2 कहां तक? Cn तक. तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का जो सम होता है वो बच्चों किसके बराबर होता है? 2 रेज़ टू द पावर n के. ऑलराइट, ये आपको याद होगा, नहीं है तो अभी कर लीजिए. सेकेंड, अगर मैं लिखता हूं सिग्मा सी आई स्क्वायर i इज इक्वल टू 0 से n. अब हमने क्या किया? उन्हीं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके जोड़ दिया, उन्हीं द्विपद गुणांकों का वर्ग करके उनको जोड़ दिया. तो ये वाला जो समेशन आता है बच्चों किसके इक्वल आता है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा 2NCn. क्लास में बाइनोमियल पढ़ाते समय मैंने ये सारे आपको डिराइव करवा रखे हैं, हाईलाइट भी करवा रखा है कि कौन कौन सा आपको घोटा हुआ होना चाहिए. ऑलराइट, तो ये वाला जो समेशन है वो किसके इक्वल आ गया? 2NCn के इक्वल आ गया. तीसरा आप बोनस पॉइंट समझिए. तीसरा पॉइंट ये है कि लेट्स से i इज इक्वल टू 0 से n सिग्मा 2 रेज़ टू द पावर n लिखा हुआ है. ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर n और सिग्मा i इज इक्वल टू 0 से n. तो अब आप एक चीज देखें कि ये सिग्मा जो है वो किसके हिसाब से वेरी कर रहा है? i के हिसाब से. i के हिसाब से तो बदल रहा है. i की वैल्यू 0 होगी, i की वैल्यू 1 होगी, i की वैल्यू 2 होगी एंड सो ऑन. लेकिन हम सिग्मा लगा किसके ऊपर रहे हैं? 2 की पावर n के ऊपर. ठीक है, अब आप देखें कि n का i से कोई लेना देना नहीं है. n का i से कोई लेना देना नहीं है. n और i आपस में इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो अगर इस n का इस वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है तो बेसिकली ये 2 की पावर n जो है वो इस सिग्मा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा. कांस्टेंट होगा तो इसको मैं समेशन से बाहर निकाल सकता हूं. तो बेसिकली इस सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 रेज़ टू द पावर n इंटू n प्लस 1. अब ये n प्लस 1 की क्या कहानी है? n प्लस 1 कहां से आया? समझाओ हमको. देखो, अगर मैं बोलूं कि i की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो टर्म आएगी 2 की पावर n, क्योंकि इसको i से कोई लेना देना है ही नहीं. अगर मैं i की वैल्यू 1 रखूंगा तो भी टर्म आएगी 2 की पावर n. अगर मैं i की वैल्यू 2 रखूंगा तो भी टर्म आएगी 2 की पावर n. तो बेसिकली i की हर वैल्यू पे जो पद मिल रहा है, जो टर्म मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? 2 की पावर n. तो बेसिकली मुझे 2 की पावर n को जोड़ते जाना है. 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n. ऐसा मैं कितनी बार कर रहा हूं? ऐसा मैं n प्लस 1 बार कर रहा हूं, क्योंकि i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1. तो 0 से लेकर के n तक में कितने टर्म्स हो गए बच्चों? n प्लस 1. तो 2 की पावर n को आपने n प्लस 1 बार जोड़ा तो मेरे ख्याल से आंसर कितना आ जाना चाहिए? 2 की पावर n इंटू n प्लस 1. ऑलराइट, तो ये भी ध्यान रखें कि जब अंदर वाले पार्ट को इस सिग्मा के वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं होता है तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है.
फोर्थ पॉइंट बहुत ही जनरल सा पॉइंट है, आप जानते भी होंगे कि अगर मैंने सिग्मा के अंदर दो टर्म्स लिख दिए या दो फंक्शंस लिख दिए, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ वाई, है ना, और सिग्मा लगा हुआ है, समेशन लगा हुआ है, तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं कि इस सिग्मा को एफ एक्स और एफ वाई दोनों ही टर्म्स या दोनों ही फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। क्या कहा मैंने कि इस सिग्मा को एफ एक्स और एफ वाई दोनों पर ही वितरित किया जा सकता है। तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा एफ एक्स प्लस माइनस सिग्मा एफ ऑफ वाई। तो आप देखिए मैंने क्या किया कि इस सिग्मा को एफ एक्स और एफ वाई दोनों पर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां पे प्लस था तो यहां पे भी प्लस आएगा, और यहां पे माइनस होगा तो यहां पे भी माइनस आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करने की पांडुगिरी ना करें। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये केवल किस में हो रहा है, प्लस और माइनस। ऑलराइट, तो ये सिंगल समेशन से रिलेटेड इतनी बातें एटलीस्ट आपको याद होनी ही चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट, आपको जो कुछ भी नोट करना है वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करेंगे। अब मैं आ जाता हूं डबल समेशन के ऊपर, है ना। डबल समेशन का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, सी आई प्लस सी जे। ऑलराइट, देखो डबल समेशन, पहला सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 टू एन और दूसरा सिग्मा j इज इक्वल टू 0 टू n, और अंदर मैंने लिख दिया सी आई प्लस सी जे। सही है। तो आप देखें यहां पर हो क्या रहा है कि i और j दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। क्या कहा मैंने बच्चों, i और j दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। यानी कि i की मैं कुछ भी वैल्यू रखूं तो j की उस वैल्यू का i की वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है। i की भी वैल्यू 0 से n तक जाएगी और j की भी वैल्यू 0 से n तक जाएगी। ऐसा नहीं है कि i इज इक्वल टू 0 हो गया तो j बोलेगा कि मैं तो आ ही नहीं रहा हूं, मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। i और j को एक दूसरे से कोई भी लेना देना यहां पर नहीं है। ऑलराइट, तो बेसिकली मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं। अभी जो हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डबल सिग्मा सी आई प्लस डबल सिग्मा सी जे। ऑलराइट, अभी यही बात की थी हमने कि सिग्मा को प्लस और माइनस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। आई इज इक्वल टू 0 टू एन, जे इज इक्वल टू 0 टू एन, आई इज इक्वल टू 0 टू एन एंड जे इज इक्वल टू 0 टू एन। ऑलराइट, अब आप ध्यान से देखें कि हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो अंदर जो सिग्मा है वो j के हिसाब से वेरी कर रहा है, और इस सिग्मा के अंदर जो क्वांटिटी है वो i पे डिपेंडेंट है। तो बेसिकली i के रेस्पेक्ट में j के रेस्पेक्ट में i क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस ci का इस सिग्मा से कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली ci जो है वो इस सिग्मा के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अब j इज इक्वल टू 0 पे भी ci, j इज इक्वल टू 1 पे भी ci, j इज इक्वल टू 2 पे भी ci, तो ऐसे n बार ci, j इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक ci ही आएगा। तो उसका समेशन कितना आ जाएगा बच्चों, n प्लस 1 इंटू ci। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। तो बेसिकली बाहर वाला सिग्मा तो मैंने एज इट इज लिखा और अंदर वाले सिग्मा को सॉल्व करके मैंने लिख दिया n प्लस 1 इंटू ci। ऑलराइट, अभी हमने सीखा था। नेक्स्ट i इज इक्वल टू 0 से n, और इसके बारे में बात की जाए तो ये तो क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, सभी द्विपद गुणांकों का योगफल लिखा हुआ है ना, c0 प्लस c1 प्लस c2। तो उसका समेशन कितना आता है बच्चों, अभी हमने देखा था 2 रेज टू द पावर n, तो उसको मैंने लिख दिया। अब i पे सिग्मा लगा हुआ है, वेरिएबल i है, और n प्लस 1 इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो n प्लस 1 को मैंने सिग्मा से बाहर किया। i इज इक्वल टू 0 से n ca। ऑलराइट, प्लस अब देखो यहां पे भी i पे सिग्मा लगा हुआ है, 2 की पावर n इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा। इसका समेशन किसके इक्वल होगा, 2 रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1। ये सारी बातें हम कर चुके हैं बच्चों।
है ना, कुछ भी नया नहीं देख रहे हैं। i इज इक्वल टू 0 से n सी आई का समेशन, ये वाला सिग्मा अगेन सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम बोला जा रहा है, c0 से लेकर के cn तक, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 की पावर n के। तो मुझे क्या मिला यहां से n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n इंटू n प्लस 1। ऑलराइट, अभी बहुत खतरनाक कैलकुलेशन आ गई, क्या आप लोग इसको जोड़ पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं? हाँ जोड़ लोगे ना। 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 को 2 बार लिखा है, तो बेसिकली ये हो गया 2 टाइम्स 2 की पावर n इंटू n प्लस 1, विच कैन बी रिटन एज 2 की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1। तो बेसिकली इस सीरीज को हमने कैसे सॉल्व किया, जहां पे i और j इंडिपेंडेंट थे, वो आप देख लीजिए, और इसका आंसर ये है। ऑलराइट, तो मैं इसको रब करता हूं और नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। चलिए, अब मैंने क्या किया कि डबल सिग्मा में अभी भी i और j तो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, लेकिन अब अंदर की सामग्री बदल दी। ci प्लस cj की बदले मैंने क्या लिख दिया, ci इंटू cj। दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का अब मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, दो द्विपद गुणांकों का गुणन लिख दिया बच्चों। ऑलराइट, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। बेसिकली अगर अंदर वाले समेशन की बात करें j इज इक्वल टू 0 से n वाला, तो उसके रेस्पेक्ट में ci कांस्टेंट होगा या cj कांस्टेंट होगा? कौन कांस्टेंट होगा? ci कांस्टेंट होगा। तो ये ci इस सिग्मा से बाहर आ जाएगा। ऑलराइट, तो हम ऐसे लिखेंगे i इज इक्वल टू 0 से n, इस वाले ci को बाहर लिखा, एंड j इज इक्वल टू 0 से n, और यहां पे बच गया cj। ठीक है, ci कांस्टेंट था पहले वाले सिग्मा के रेस्पेक्ट में, तो उसको हमने बाहर लिख दिया। दिस इज फर्दर इक्वल टू i इज इक्वल टू 0 से n ci, और इस सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, फिर से बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम आ गया 0 से n तक, तो वो किसके इक्वल होता है, 2 रेज टू द पावर n के इक्वल होता है। अब समेशन किस पे लगा है, i पे, तो 2 की पावर n क्या हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट सिग्मा से बाहर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 रेज टू द पावर n सिग्मा i इज इक्वल टू 0 से n ci। ऑलराइट, और सिग्मा i इज इक्वल टू 0 से n ci, फिर से बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम, तो फिर से ये भी किसके इक्वल आ गया, 2 की पावर n। तो आंसर क्या हो गया, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, विच कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2n। सही है, तो बेसिकली इस वाले डबल सिग्मा का सम किसके इक्वल आ गया, 2 की पावर 2n के इक्वल आ गया। जल्दी से नोट करें आप लोग। ऑलराइट, तो अब इतनी जानकारी, मिनिमम इतनी जानकारी होने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आईआईटी में पूछी गई थी। ठीक है, अब देखो हमारे पास लिखा हुआ है डबल सिग्मा ci इंटू सीजे। डबल सिग्मा ci इंटू सीजे तो हमने अभी भी पढ़ा था, लेकिन वहां पे क्या था, i और j आपस में इंडिपेंडेंट थे। यहां पर i और j इंडिपेंडेंट ना होकर के डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंट हो गए क्योंकि वो एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। देखो यहां पे j बोल रहा है कि मैं i से हमेशा बड़ा ही रहूंगा, और i बोल रहा है कि मैं j से हमेशा छोटा ही रहूंगा। इसका मतलब उन दोनों में कोई रिलेशन है, इसलिए i और j यहां पर क्या हो गए बच्चों, इंडिपेंडेंट हो गए। अब मैं एक बार के लिए आप लोगों का ध्यान इस पर खींचना चाहूंगा, i इज इक्वल टू 0 से n, j इज इक्वल टू 0 से n ci इंटू cj, जिसका आंसर अभी हमने निकाला था 2 रेज़ टू द पावर 2n। मैं एक बार के लिए बोलता हूं कि इसको भूल जाओ और इसको ध्यान से देखो। ठीक है, अगर इस सीरीज के टर्म्स की बात की जाए कि इस श्रेणी में कौन कौन से पद आएंगे, कौन कौन से सीरीज इस समेशन में आएंगे, अगर उनको लिखा जाए, सॉरी कौन कौन से टर्म्स इस समेशन में आ जाए, अगर उनको लिखा जाए, तो देखो क्या होगा, i की वैल्यू 0 से n तक और j की वैल्यू भी 0 से n तक वेरी करेगी। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि i को फिक्स कर देता हूं, जैसे i को 0 रखा और j को वेरी करते जाए, फिर i को 1 रखा और j को वेरी करते जाए। तो अगर मान लो मैंने i को 0 रखा, तो ये बन जाएगा c0, यहां पर लिखता हूं
और जे को भी 0 रखते हैं तो ये बन जाएगा C0, तो मुझे मिलेगा C0 इंटू C0। अब I को 0 रखते हुए जे को बढ़ाते जाओ, I को 0 ही रखा तो ये तो C0 ही रहेगा, जे की वैल्यू 1 कर देते हैं आप तो ये हो जाएगा C1। I को 0 ही रखा और जे को क्या कर दिया 2। इस तरीके से I को 0 ही रखा और जे को n कर दिया। तो अब I इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे बच्चों में मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर I इज इक्वल टू 1 की कहानी, I की वैल्यू 1 रखी और जे को 0, I की वैल्यू 1 रखी और जे को भी 1, I की वैल्यू 1 रखी और जे को 2, और इस तरीके से I की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू n। तो I इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो भी मैंने लिख दिया। नेक्स्ट I की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 0, I की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, I की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2 एंड सो ऑन। लास्ट में C2 इंटू Cn। ऑलराइट, तो अब आप देखें आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो C0 C0, C1 C0, C2 C0, नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चों C3 C0, C4 C0, और ये कहां तक जाएगा Cn C0 तक। ऑलराइट, अगर मैं यहां पे मूव करूं तो C0 C1, C1 C1, C2 C1, C3 C1, नेक्स्ट लास्ट क्या आ जाएगा Cn इंटू C1। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से एंड सो ऑन। यहां पर लास्ट टर्म क्या आ जाएगी बच्चों Cn इंटू Cn, क्योंकि लास्ट टर्म में I की वैल्यू भी 1 हो गई और J की वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें जरा, इन टर्म्स को मैं अलग कर देता हूं। कौन कौन से, जब जब I J के इक्वल है, ठीक है, इन टर्म्स को मैंने सेपरेट कर दिया। C0 C0, C0 का स्क्वायर, C1 C1, C1 का स्क्वायर, C2 C2, C2 का स्क्वायर। ये कहानी कहां तक चल रही है Cn इंटू Cn, यानी कि Cn के स्क्वायर तक, ठीक है। तो बेसिकली इस सीरीज के समेशन में मुझे ये सारे टर्म्स मिलेंगे और इन सबको मैं जोड़ दूंगा तो इस सीरीज का मेरे को आंसर मिल जाएगा। इन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे इस सीरीज का आंसर मिल जाएगा। अब आप यहां पे देखो जरा बच्चों, मान लेते हैं कि ये एक डायगोनल है, मान लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक आव्यूह है जिसका एक ये विकर्ण है। तो इस डायगोनल के अपर जो एलिमेंट्स हैं और लोअर जो एलिमेंट्स हैं, क्या वो आपस में सिमेट्रिक हैं? देखो यहां पर है C0 इंटू C1 और यहां पर है C1 इंटू C0। यहां पे लिखा हुआ है C0 इंटू C2 और यहां पे लिखा हुआ है C2 इंटू C0। ऑलराइट, तो आप एक चीज समझें कि मैं इनको जोड़ दूं, इन सभी को, या इन सभी को जोड़ दूं, क्या आंसर अलग अलग आएगा या सेम आएगा? आंसर सेम आएगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे अगर मैं इसको लिखूं C0 इंटू C1 प्लस C0 इंटू C2 और मैं इसको जोड़ूं C1 इंटू C0 प्लस C2 इंटू C0, तो आप बताएं इसको जोड़ने पर और इसको जोड़ने पर क्या आंसर अलग अलग आएगा? नहीं, सेम आएगा, क्योंकि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ऑलराइट, तो हम इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि इन सभी टर्म्स का सम जो इस डायगोनल के ऊपर लिखे हुए हैं और इन सभी टर्म्स का सम जो डायगोनल्स के नीचे लिखे गए हैं वो सिमेट्री की वजह से दोनों के दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो देखो I की वैल्यू और J की वैल्यू में कौन बड़ा है, J बड़ा है। I और J में कौन बड़ा है, J बड़ा है। I और J में कौन बड़ा है, J बड़ा है। तो बेसिकली यहां से आप कोई भी एलिमेंट उठा लें उन सब में क्या होगा, J बड़ा होगा I से। तो इन सब का मैं सम कर दूंगा तो मान लेते हैं वो किसके इक्वल है, Sij के इक्वल। ऑलराइट, और इधर के किसी भी एलिमेंट को आप उठा लीजिए, ये I है ये J है, कौन बड़ा है I, ये I है ये J है, कौन बड़ा है I, ये I है ये J है, कौन बड़ा है I। तो इधर के सभी टर्म्स की क्या खासियत है कि उनमें I बड़ा है J से, ठीक है, और उन सब का अगर मैं योग कर दूं, सम कर दूं, तो उसको मैंने लिख दिया Si ग्रेटर देन J। और ये जो डायगोनल की एंट्रीज हैं इनमें जितने भी टर्म्स हैं उसमें I और J दोनों क्या है बच्चों, बराबर है, और उनको अगर मैं जोड़ दूं तो वो हो जाएगा S
आई इज इक्वल टू जे। ऑलराइट, तो बेसिकली ये वाली जो सीरीज है बच्चों, ये वाली जो सीरीज है उसमें कौन कौन से टर्म्स आएंगे? कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जहां पर जे आई से बड़ा हो रहा होगा, कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जहां पे आई जे से बड़ा होगा, और कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जहां पे आई जे के इक्वल हो रहा होगा। अगर मैं उन सबको जोड़ दूं तो मुझे इस सीरीज का आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अब मुझे इसको रब करना पड़ेगा, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए हैं तो अब आप देखें कि ये वाला जो एस है उसका मतलब क्या हो गया? डबल सिग्मा आई लेस देन जे या फिर जे आई से बड़ा, और दोनों डेफिनेटली 0 से m तक ही रहेंगे। अंदर में क्या लिखूंगा? सी आई इंटू सी जे। ऑलराइट, इस वाले एस का क्या मतलब हो गया? डबल सिग्मा आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे, और दोनों ही 0 से लेकर के n तक वेरी करेंगे, सी आई इंटू सी जी। और ये बच्चों देखो, आपको बीच में जो टर्म्स मिल रही थी डायगोनल एंट्रीज में, वो थी C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर। तो बेसिकली अगर आप उन सबको जोड़ दोगे तो सिग्मा के फॉर्म में आप उसको क्या लिखोगे? आप लिखोगे सिग्मा सी आई का स्क्वायर, जहां पे आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही थी? 0 से m तक। ऑलराइट, तो बेसिकली इस सीरीज को मैं ब्रेक करके सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2 और सीरीज नंबर 3 के समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस डबल समेशन। ऑलराइट, अब अगर मान लो ये जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मान लेते हैं कि इसका सम s के इक्वल है, तो मुझे बताओ कि इसका सम किसके इक्वल होगा? अगर ये s है तो ये किसके इक्वल होगा? हाँ सोच लो, इसके लिए तो आइंस्टाइन वाला ब्रेन चाहिए, है ना? अरे अभी हमने पूरा कार्यक्रम इन्हीं दोनों के ऊपर किया। मैंने कहा सिमेट्री के चलते अगर मैं यहाँ पे आई और जे को आपस में रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे आई और जे को आपस में रिप्लेस कर दूं, तो ये वाला रिलेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला रिलेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको दिखाया भी था, विजुअलाइज करवाया था कि अगर ये s है तो ये भी कितना आएगा बच्चों? s आएगा, प्लस सी आई स्क्वायर का समेशन आई इज इक्वल टू 0 से n, तो ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2n/cn के इक्वल आ जाएगा। और ये डबल समेशन अभी हमने सॉल्व किया था, ये वाला डबल समेशन का आंसर कितना आया था बच्चों? 2n, अभी हमने सॉल्व किया। ऑलराइट, तो बेसिकली 2n इज इक्वल टू 2s प्लस 2n/cn। यहां से आप s की वैल्यू निकाल सकते हैं। s की वैल्यू कितनी आ गई? 2n माइनस 2n/cn एंड डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, तो ये बेसिकली हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था उसका आंसर ये होगा 2n माइनस 2n/cn डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, तो आप इसे देखें, बहुत अच्छे से समझें, नोट करें, और चाहे तो इस रिजल्ट को मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, क्योंकि अब इसकी मदद से हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं।